और कैसे करना है। तो वाउचर इसी चीज का नाम है, वाउचर इसी चीज के लिए यूज होता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन जितनी भी होने हैं आपके पास, उन ट्रांजैक्शन के लिए आप उन ट्रांजैक्शन को आपने क्या करना होगा, आपने उसके लिए रिकॉर्ड करना है। उन ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड कर ली। रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है जी, उनके पीछे प्रूफ, प्रूफ के लिए उनको कल को कोई कहीं पे आपको साबित करना पड़ जाए भी ये कोई फ्रॉड हो गया है या कुछ भी हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसके बैक एंड पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हो, को सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर उन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जा सके। तो जो वाउचर होता है ये कौन तैयार करता है, ये बुक कीपर जो होता है ना, वो वाउचर को तैयार करता है। और वो और वाउचर तैयार करने वाला आदमी और होता है, उसको प्रिपेयर करने वाला आदमी होता है, उसके एथोराइजेशन पर्सन जिसको एथोराइज्ड होता है, जिसने उसके ऊपर सिग्नेचर, जिसको हम कह रहे थे साइनिंग अथॉरिटी है, वो और होता है बंदा। वो एग्जेक्टिव लेवल के लोग होते हैं, एग्जेक्टिव लेवल की जो लोग जॉब कर जिसे रहे हम हैं। एच जी। एचओडी कहते हैं सर, एचओडी। जी एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं, इसके अलावा भी मतलब मुख्तलिफ हमारे पास होते हैं, हो सकते हैं सुपरवाइजर हो सकता है, ठीक है, बुक कीपर, उसके बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर, फर्स्ट लाइन मैनेजर हो सकता है, फिर कोई और मैनेजर हो सकता है, कोई भी, ये सर डिफरेंट। समझ आ गई। ठीक है। तो ये आपके पास नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, हर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके लिए भी होगा, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं समटाइम। ठीक है जी। और वाउचर में क्या होता है जी, हमारे पास दो अकाउंटिंग ऐड होते हैं, कम से कम क्या होते हैं, दो अकाउंटिंग ऐड होते हैं, साथ के साथ उसकी क्या होती है, वैल्यूज भी गिवन होती हैं। और ये क्या चीज़ है जी, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, विटनेस के लिए इस्तेमाल होता है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी है और वेरीफाइड भी होगी। ये कैसे पता चलता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई या वेरीफाइड हो गई, जब साइनिंग अथॉरिटीज हो जाती है, साइनिंग अथॉरिटीज जो आपके पास है वो साइन कर, कहीं पे डुअल वेरिफिकेशन होती है, कहीं पे सिंगल होती है। फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइजर ने साइन कर दिया, भी ट्रांजैक्शन हो गई है, अब वेरीफाई किसने करना है इसको, वेरीफाई इसने को मैनेजर ने करना है, किसी और सुपरवाइजर ने करना है, किसी और पर्सन ने करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये नेक्स्ट वही बात बता रहे हैं कि सपोर्टेड बाय नीडफुल डॉक्यूमेंट्स एंड अथोराइज्ड बाय अप्रोप्रिएट सिग्नेटरीज। कि क्या होगा, जो हायर अथॉरिटीज है उसके पास साइनिंग अथॉरिटी होगी, वो इसको साइन करके इसके ऊपर साइनिंग, अपना साइन दे के ये बताएगी ये चीज़ क्या है, कंप्लीट हो गई है, और ये इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई है। और इसके बैक एंड पे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद ये आपके पास एक इमेज शो हो रही है, किसकी, इनवॉइस की, सॉरी वाउचर की। और टाइप्स ऑफ वाउचर्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एक होता है जर्नल वाउचर्स। ये जो हमारे पास वाउचर है ना, इस ये दोनों टाइप्स के लिए, दोनों चीज़ों के लिए हम तैयार करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी। आगे हमारे पास जब टाइप्स में आएंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे जी, नॉन फाइनेंशियल के लिए कौन सा होता है और फाइनेंशियल के लिए कौन सा होता है। जर्नल वाउचर है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास है पैटी कैश वाउचर, फिर है कैश रसीद या पेमेंट वाउचर, उसके बाद बैंक रसीद एंड बैंक पेमेंट वाउचर, और फिर गिफ्ट वाउचर। चलें जी। जर्नल वाउचर क्या होता है आपके पास, जर्नल वाउचर ये होता है, या आमतौर पर हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसके लिए तैयार किए जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। जर्नल वाउचर आपके पास आ गए। उसके बाद कहते हैं पैटी कैश वाउचर। पैटी कैश वाउचर कौन सा होता है, जिसमें आपके रोजमर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उनको बाकायदा रिकॉर्ड रखने के लिए क्या कहते हैं, आप पैटी कैश वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। छोटी जो डेली के आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है, या आपने जो इम्प्लॉइज हैं उनके लिए क्या किया है, आपने चाय कॉफी वगैरह का इंतजाम करवाया है, कुछ बिस्किट्स का इंतजाम किया है, इसके अलावा कुछ कुछ छोटा खाने का मोटा इंतजाम किया जी है जी। खाने का इंतजाम किया है, कोई रिपेयर का काम किया है, ये सब क्या है, पेटी कैश में आ जाएगा। और पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, पेटी कैश वाउचर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैश रिसीट और पेमेंट वाउचर। कैश रिसीट वाउचर भी है, कैश पेमेंट वाउचर, इस तरह आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये एक यानी कि पेमेंट वाउचर लगा देंगे तो वो ये बन जाएगा, जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तब इसको यूज करते हैं, और जब हम कैश रिसीव कर रहे हो तो हम तब यूज करते हैं कैश रिसीट वाउचर। ठीक है। तो ये हमारे पास कैश रिसीट वाउचर क्या हो रहा होता है, हम रिसीव कर रहे हो तो तब हम इशू करते हैं, और पेमेंट के वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, पेमेंट के वक्त कोई हमें दूसरा पर्सन इशू कर रहा होता है। तो नेक्स्ट इसी तरह से बैंक रसीद, ये बैंक वाउचर आ गया जी हमारे पास, ये बैंक पेमेंट वाउचर।
बैंक रसीद क्या होगा? जब आप कैश को रिसीव कर रहे हैं या आप पैसा रिसीव कर रहे हैं चेक की सूरत में अंदर, या पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो तब बैंक हमारे पास, बैंक का वाउचर जो होगा वो उसको हम यूज करेंगे। यानी बैंकिंग चैनल के थ्रू कुछ आप पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तब क्या होगा हमारे पास? बैंक रसीद या बैंक पेमेंट वाउचर आएगा। गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर कौन सा होता है? गिफ्ट वाउचर ये होता है कि जैसा कि ये मुख्तलिफ टाइप्स के इवेंट्स होते हैं वहाँ के उनके पास दे दिए जाते हैं, बेसिकली वो गिफ्ट वाउचर होता है। और सम टाइम आपको कुछ बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेट्रो हो गया, जी मार्ट हो गया, उसके साथ साथ ही आपके पास अलफता, रहीम वगैरह, ये आपको कुछ वाउचर दे देते हैं जिसके ऊपर आप फ्री खरीदारी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। वो आप क्या कहलाते हैं जी? वो गिफ्ट वाउचर कहलाते हैं। वो कस्टमर को दे दिए जाते हैं कि वो कस्टमर जितना कुछ उसके ऊपर मेंशन होता है, जिस पर्सन के पास भी है, वो इस बात इंटाइटल होता है इस चीज का कि इस चीज ये पर्सन इतने रुपए की, इतनी अमाउंट की गुड्स फ्री में ले सकता है, या फलां फलां जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो फ्री ले सकता है। जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आ गई सबको? जी सर। ओके, तो नेक्स्ट जी हमारे पास आगे हम चलते हैं इससे। प्रैक्टिस है 3.8, इसमें आप लोगों ने जरा सर पार्टिसिपेट ये करना जी प्लीज। सर ये एमसीक्यूज में आ सकता है ना, यहाँ टाइप ऑफ जी वॉचर की? जी भाई आ सकता है, इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं इसलिए तो स्पेशली पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अगर ये करंट क्विज वगैरह होते तो मैं इसको स्किप कर देता, मैं चलेंगे आप रीड कर लें, मैं इस वजह से आपको एक एक चीज को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज मिस ना हो आप लोगों के लिए, ठीक है? हु इज जी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर जर्नल वाउचर? जर्नल वाउचर को प्रिपेयर करने का कौन होता है जी हमारे पास? क्या आपके पास श्योर है? बुक कीपर जो है वो इसका क्या होता है, इसको प्रिपेयर करता है। जर्नल वाउचर को कौन बनाता है जी? बुक कीपर बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास जर्नल वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन, कहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज करते हैं? जनरल जर्नल के अंदर। तो हमारे पास जनरल जर्नल जो हमने पढ़ा है जिसमें हमने ट्रांजेक्शन करना सीखी है, उसके लिए क्या कौन सा वाउचर यूज होता है? जर्नल वाउचर क्या आता है उसके लिए, उसमें रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास विच वाउचर इज यूज्ड एज अ प्रूफ दैट सिग्निफिकेंट कैश ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड बिटवीन टू पर्संस? कैश रिसीट या पेमेंट वाउचर हमारे पास क्या होता है? इससे ना कैश पेमेंट वाउचर हो चुका है, यूज होगा। अगर रिसीव किया है तो अगर जो पे करने वाला है उसके लिए तो फिर भी पेमेंट वाउचर ही होगा। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि दो पर्सन के दरमियान पेमेंट हो गया तो हमने क्या यूज करना है? कैश पेमेंट वाउचर यूज करना है। बाकी देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास तीन चार वाउचर्स के नेम दिए गए हैं: पैटी कैश वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर एंड गिफ्ट वाउचर। तो इसका क्या अप्रोप्रिएट कौन सा आ रहा है हमारे पास? सबसे बेहतरीन यहाँ पे कौन सा आंसर है कि कैश पेमेंट वाउचर। यहाँ पे कैश रिसीट पेमेंट वाउचर हो जाता तभी हम कर देते, तो इसी तरह से इसको हमने ये। नेक्स्ट हमारे पास विच वाउचर इज गिवन बाय सेलर टू कस्टमर दैट गिव राइट टू फ्री शॉपिंग और डिस्काउंट? जी कौन बताएगा इसका क्या आंसर होगा? सर गिफ्ट वॉचर। जी गिफ्ट वाउचर। नेक्स्ट ये आपके पास से हो गया जी, ये हो चुका है जी, ठीक है। विच वाउचर इज प्रीपेयर्ड इन सपोर्ट टू ट्रांजेक्शन ऑफ कलेक्टिंग मनी इन बैंक फ्रॉम कस्टमर? जी कौन बताएगा इसका आंसर? बैंक के थ्रू आपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया है तो इसके लिए कौन सा वाउचर होगा? जी बैंक रिसीव। जी बैंक रसीट वाउचर, ठीक है। बैंक रसीट आपके पास आ जाएगा वाउचर, ये आ गया जी बैंक रसीट वाउचर। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी? वाउचर इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटिटी टू स्टार्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। यानी कि वाउचर से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इसको बनाता कौन है जी? अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने बनाता है। नेक्स्ट is voucher is a documentary evidence that transaction is complete and verified. वेरीफाइड और कंप्लीट ट्रांजैक्शन हम कैसे पता चल सकती है? हमको वाउचर से ही पता चलेगा। कंसेप्ट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह हम वाउचर बनाते हैं ना, वाउचर के बैक एंड पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं जी? कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम चलते हैं। जिस तरह के हमारे पास आ गए ये ट्रांजैक्शन आ गई हैं, और उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। सेल्स लिखा हुआ है जी, सेल्स के आगे लिखा है वो इनवाइस इशूड
अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अकाउंट। क्या मतलब जी इसका, कि जब कभी भी आपने सेल करनी है और सेल भी क्या हो, गुड्स की हो या सर्विस की हो। ऑन अकाउंट मीन क्या होता है कि उधार पे, क्रेडिट पे, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट। जब भी क्रेडिट पे आप सेल करेंगे तो आप इनवाइस इशू करेंगे। बिजनेस क्या होगा, इनवाइस इशू करेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट सेल्स के लिए इनवाइस है। ये कौन सी किस कब होगी ये इनवाइस, जब सेल्स ऑन अकाउंट हो, ऑन क्रेडिट हो। नेक्स्ट हमारे पास है परचेजेस। परचेजेस के लिए हम कौन सा करते हैं यूज, इनवाइस रिसीव, यानी कि इनवाइस ही होगी लेकिन क्या होगा, बिजनेस इनवाइस रिसीव कर रहा होगा अपने सेलर से अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अकाउंट। ये आप लोगों ने जेन में रखना है, ये दोनों में बात वही आ रही है, गुड्स और सर्विसेज की बात आ रही है, गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज अगर किनको बोला जाता है, जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं वो गुड्स और सर्विसेज ही उनको बोलते हैं। सर्विसेज क्यों बोल रहे हैं, इसमें यहाँ पे वर्ड भी साथ में आ रहा है। कुछ सर्विसेज के बिजनेस भी होते हैं, सर्विसेज वो देते हैं। सर्विसेज उनकी क्या होती है, बेसिकली गुड होती है, गुड्स होती हैं, उनकी प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, वकील है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। वो क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और उन सर्विसेज वो अपनी प्रोडक्ट के तौर पर, अपने गुड्स के तौर पर वो इस्तेमाल हो रही है उनकी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हो रहा है। तो गुड्स और सर्विसेज जब खरीदी जाएंगी, जिस चीज का कारोबार किया जा रहा है, तो तब परचेजेस कहलाएंगी। जब उनको सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा, तब उनको सेल्स कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अकाउंटिंग एड भी यही होंगे इनके लिए और नेम भी इनके यही है। तो दोनों के लिए हमारे पास क्या है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो इनवॉइस है। सेल्स की सूरत में बिजनेस इशू करता है और परचेजेस की सूरत में बिजनेस रिसीव करता है। ये कब होगा, ये जब दोनों ये परचेजेस या सेल्स ऑन क्रेडिट होंगे। ये स्टूडेंट्स इसका पता चल गया जी, ये दो ट्रांजेक्शन पहले वाले की। जी प्लीज रिस्पॉन्ड करें जरा जल्दी से। सर। ओके। जी सर। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये सेल्स रिटर्न या परचेजेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सेल्स रिटर्न के लिए क्या होता है जी, क्रेडिट नोट इशूड अपॉन एक्सेप्टिंग बाय द गुड्स रिटर्न, सॉरी एक्सेप्टिंग द गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। बिजनेस को कस्टमर ने आके जो चीजें खरीदी थी उधार पे वो वापस कर दी। क्या होगा जी, क्रेडिट नोट तभी इशू किया जाएगा जब कस्टमर ने उधार पे चीजें खरीदी हुई होंगी। अदरवाइज तो उसको कैश रिटर्न करना पड़ेगा, कैश पे उसने ली हुई है तो क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाएगा उसको। किस बात के ऊपर, इस बात की जब आप चीजों को यानी कि बिजनेस एक्सेप्ट कर लेगा, वापस कर लेगा, तब इशू करेगा। नेक्स्ट जी हमारे पास ये हो गया जी, क्रेडिट नोट इशूड होगा। क्रेडिट नोट आपके लिए क्या है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है सेल्स रिटर्न का। परचेज रिटर्न के लिए क्या होता है, डेबिट नोट इशूड होगा। क्रेडिट नोट रिसीव अपॉन रिटर्निंग द गुड्स टू सप्लायर। यहाँ पे डेबिट नोट इशूड लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट रिसीव लिखा हुआ है। परचेज रिटर्न जब की जाती है तो जो कस्टमर है वो एक लेटर लिखता है, एक एप्लीकेशन लिखता है, एक दरखास्त लिखता है, इल्तिजा करता है किसके से, अपने सेलर से, अपने सप्लायर से। भाई ये जो चीजें आपने मुझे सेल की हैं या मुझे आप भेजी हैं, ये फॉल्टी हैं या मेरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, या ज्यादा आ गई हैं, या फिर अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है, जो भी वो कहता है उसको लिख कर जनाब साहब वो सेलर को भेज देता है और साथ में अपनी चीजें भी भेज देता है। और सेलर अगर देखता है कि उस और एक्सेप्ट कर लेता है, तो चाहता है कि चलिए ठीक है जिसकी चीजें वापस कर ली जाएं, तो तब वो एक्सेप्ट करने के ऊपर एक नोट इशू करता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। ये जैसे ये लिखा हुआ सेल्स रिटर्न के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट क्या होता है जी, तो कस्टमर रिसीव करता है और सेलर इशू करता है, तो इसीलिए लिखा हुआ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मीन परचेज रिटर्न, कस्टमर के लिए परचेज रिटर्न है और उसके लिए क्या है, सेलर के लिए क्या है, सेल्स रिटर्न है। तो इसलिए क्रेडिट नोट इशूड सोर्स डॉक्यूमेंट होगा सेल्स रिटर्न के लिए भी, और परचेज रिटर्न के लिए भी क्रेडिट नोट रिसीव्ड होगा। ये ज़हन में रखना है। और डेबिट नोट इशूड को भी इसके लिए डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के तौर पे लिया जाएगा। अगर कहीं पे आपसे एमसीक्यूज की शक्ल में पूछ लिया जाए कि परचेज रिटर्न के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, तो अगर दोनों को ऑप्शन दिया हो, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, तो दोनों को आपने करना होगा। यानी कि
क्रेडिट नोट भी एक ए ऑप्शन है, और बी ऑप्शन आपके पास क्या है, डेबिट नोट है, और सी ऑप्शन आपके पास है बोथ, ए एंड बी बोथ। तो आपने ए एंड बी पे लगाना होगा। अगर डेबिट नोट गिवन नहीं है तो सिर्फ आप क्रेडिट नोट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैश रिसीव्ड एंड कैश। कैश रिसीव्ड के लिए कौन सा होगा, कैश मेमो हो सकता है, कैश रिसीट होगा, इशूड अपॉन रिसीविंग कैश। जब आप कैश रिसीव करेंगे तो उसके अगेंस्ट उसको इशू करेंगे। कैश पेड हो रहा है तो क्या होगा, कैश मेमो या कैश रिसीट या रिसीव की जाएगी अपॉन मेकिंग कैश पेमेंट। जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपको इशू करेगा, ठीक है। या कि कैश रिसीव यानी कि जिस पर्सन ने रिसीव करना है कैश, जिस बिजनेस ने, वो इशू करता है, और जो कैश पे करता है वो रिसीव करता है। किस चीज के, कैश मेमो या कैश रिसीट जो भी हमारे पास होगा। लीज या रेंटल जो एग्रीमेंट होते हैं उनके लिए हमारे पास लीज क्या होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं इसके लिए। अगर कुछ चीज आप रेंट पे ले रहे हैं, लीज पे ले रहे हैं, तो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, साइन बाय द पार्टीज टू अ लीज और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टीज होती हैं आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, तो वो एग्रीमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। स्टाफ सैलरीज, स्टाफ सैलरीज के लिए क्या चीज होती है, पे रोल शीट होती है। पेरोल शीट क्या है जी, अपॉन ट्रांसफरिंग सैलरीज एंड वेजेस टू स्टाफ, के स्टाफ और जो हमारे पास जितने भी हैं कि उनको वेजेस या सैलरीज जो हैं वो पे कर दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सैलरीज भी एक तनख्वाह है, पेमेंट है जो एम्प्लॉइज को देनी है, और वेजेस भी है, तो ये फिर दो दो नेम्स क्यों आ रहे हैं। सैलरीज आपकी मंथली या वीकली बेसिस पे होती है, और वेजेस जो आपके होते हैं, सॉरी ये मंथली बेसिस पे होती है, वेजेस जो होते हैं आपके डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपके होते हैं। यानी कि वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे जो पेमेंट की जा रही होती है वो वेजेस कहलाते हैं। या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो इम्प्लॉइज जिनको डेली बेस के ऊपर क्या कहते हैं तनख्वाह दी जाती है, या डेली बेस के ऊपर उनकी काम कर रहे होते हैं, अगर काम करेंगे तो उनको पेमेंट की जाएगी, काम नहीं करेंगे तो उनको उस दिन की तनख्वाह या उस दिन का जो मजदूरी है वो नहीं पे की जाएगी। वो तो वेजेस और डेली वेजेस पे मुलाजमीन कहलाते हैं। आमतौर पर ये जो बल्दिया के जो मुलाजमीन होते हैं डेली वेजेस पे होते हैं, जो सफाई सुथराई करने वाले होते हैं। और ये निचला जो तबका होता है वो डेली वेजेस पे होता है। ये ग्रेड 4 के मुलाजमीन आमतौर पर। तो नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स के लिए क्या होता है जी, हमारे पास मीटर्ड बिल्स होते हैं, इनवाइसेस अगेंस्ट ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द यूटिलिटीज। कि जो आपने फायदा उठाया है उसके अगेंस्ट इनवाइसेस या मीटर्ड बिल्स होते हैं। ये जो आपके पास बिल आ रहे होते हैं ना, बेसिकली ये भी एक इनवाइस होती है। मीटर्ड बिल क्या होता है, इनवाइस होती है। इनवाइस कैसे होती है, जो आप पोस्ट पेड तो नहीं कर रहे ना, सॉरी प्रीपेड तो नहीं यूज कर रहे, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट पेड। यानी कि पहले आप एक फैसिलिटी को, एक चीज को यूज कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये पता चल गया जी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, उनके अगेंस्ट कौन कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बताइएगा प्लीज। हेलो। जी सर। ओके, तो इसी तरह से नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। ये इनवाइस है जी, कौन इशू करता है, सेलर करता है। क्या करता है जी, सेलर किसको इशू करता है, बायर को। नेक्स्ट ये इनवाइस के पास सैंपल आ गया, इस पे गुड्स टोटल आएगा, यानी कि कितनी अमाउंट की टोटल है, ट्रेड डिस्काउंट भी इसके ऊपर मेंशन होगा, नेट टोटल भी इसके ऊपर मेंशन होगा, और वैल्यू टैक्स यानी वो टैक्सेस हैं और टोटल पेबल, ये सब चीजें मेंशन होंगी। उसके साथ साथ इसको टर्म्स भी मेंशन होंगी। टर्म्स क्या लिखी हुई हैं, 4% सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 14 डेज। सेटलमेंट डिस्काउंट यानी कैश डिस्काउंट, जो हमने ऑलरेडी एक क्लास में डिस्कस किया था, जिसका मैंने आप लोगों को, अच्छा जी उसकी सेंड नहीं किया आपको लेक्चर अभी। तो ये डिस्काउंट यानी कि 14 डेज के अंदर वो अगर 616 पाउंड जो है वो पेमेंट करता है, 616.86 पाउंड जो वो पेमेंट कर देता है, तो उसको क्या होगा, 4% डिस्काउंट मिलेगा इस टोटल का। और टू 4% मीन्स क्या हो जाएगा, अगर हम ले जाएं 600 का 624, तो यानी 24 पॉइंट समथिंग जो पाउंड है जो उसको वो दिए जाएंगे, क्या किस चीज के लिए जी, डिस्काउंट के तौर पे। तो ये हमारे पास इनवाइस की आगे जी। उसके बाद क्रेडिट नोट क्या है जी, क्रेडिट नोट सेलर इशू करता है, किसको इशू करता है, बायर को। और ये इसकी है जिसके अंदर कितनी टाइप्स की गुड्स हैं और उसके पास किस इनवाइस नंबर पे उसने परचेज की थी,
और उसकी क्वांटिटी क्या है और अमाउंट्स क्या है, ये सब कुछ उसके अंदर गिवन होती है। तो क्रेडिट नोट जब, अच्छा जी, ये सबूत के तौर पे ये जी कौन इशू करता है जी, सेलर करता है और बायर के लिए। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गए इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पे, इनवाइस, क्रेडिट नोट एंड कैश मेमोज आर प्रीपेयर्ड एंड इशूड बाय सेलर। ये बातें हमें ज़हन में रखनी है। इनवाइस, क्रेडिट नोट, कैश मेमो कौन यू बनाता है जी, प्रीपेयर कौन करता है और इशू कौन करता है, सेलर इशू करता है। Debit note prepaid by the buyer. It is issued at the time of returning goods to seller as a request to make adjustment in the account. Seller issued credit note in response if the goods are returned or accepted. जो मैं आपको आसान अल्फाज में बात बता चुका हूँ वही बात इन्होंने यही की है। क्या की है कि जब कस्टमर बायर चीजें वापस करना चाहता है तो एक रिक्वेस्ट करता है किसको, सेलर को, जिसको डेबिट नोट कहा जाता है। और वो डेबिट नोट करता है ताकि उसके अकाउंट में एडजस्टमेंट कर ली जाए, ये चीजें वापस कर ली जाए। तो सेलर क्या करता है, क्रेडिट नोट इशू करता है और उसके अकाउंट में एडजस्टमेंट भी करता है। एडजस्टमेंट मीन, यहाँ पे एडजस्टमेंट का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि उस पर्सन ने, उस कस्टमर ने उधार पे चीजें क्रेडिट पे खरीदी हुई हैं। जब कस्टमर अपने सेलर को रिटर्न कर देगा चीजें, तो उतनी अमाउंट से उसका जो डेट है वो कम हो जाएगा। जो उसने उसको पेमेंट करनी होगी उतनी अमाउंट से वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसलिए ये कह रहा है कि मेरे अकाउंट्स को एडजस्टमेंट कर दें। इस पॉइंट की समझ आ गई जी सब लोगों को। जी स्टूडेंट्स, जी सर। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी हमारे पास आ जाती हैं जी। जी आ जाए जी, ठीक है जी। कंप्यूटराइज बुक कीपिंग है, उसके बाद मैनुअल बुक कीपिंग है। कंप्यूटराइज बुक कीपिंग में हमारे पास फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैनुअल में क्या होता है जी, आप ये जो आपके पास खाते होते हैं, जो रजिस्टर होते हैं, वो आप उनको मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, मैनुअल बुक कीपिंग में भी या दूसरे में भी। क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। ये जो हमारे पास कंप्यूटर अकाउंटिंग होती है ना, इसके अंदर हम जर्नल नहीं बना रहे होते, इसके अंदर ऑलमोस्ट हम लेजर बनाते हैं, सेकेंडरी बुक्स पे जा रहे होते हैं। और समटाइम्स ये और ये भी बना रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, अगर आप जर्नल भी बना रहे हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आमतौर पर तो लेजर बनाए जाते हैं, लेकिन जब लेजर के बैक एंड पे क्या हो रहा होता है, ये होता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन एक बार पुट करते हैं तो साथ में तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपस में इंटरलिंक होती हैं। ट्रायल बैलेंस भी, दूसरा कुछ भी, वो क्या होता है, वो एक ही बार क्या होता जाता है, वो सब चीजें आपस में क्या होती जाती हैं, इंटीग्रेट होती हैं। तो अमाउंट्स खुद ब खुद वहाँ पे ट्रांसफर हो जाती जाती हैं। जैसे कि आपने एक्सेल की बनाया हुआ है, एक्सेल के ऊपर आपने एम एस एक्सेस के किस तरह से उसके साथ एडजस्ट किया हुआ है, या ओरेकल या इसी तरह से जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप सामने एंट्री कोई भी किया है तो बैक एंड पे जितनी भी आपने उसके बाद शीट्स बनाई हैं वहाँ पे भी अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये जी आपके पास आ गई है सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक तो आपका बुक्स ऑफ प्राइमरी एंड ओरिजिनल एंट्रीज भी शो हो रही है, और सेकंड नंबर पे आपके पास शो हो रही है कौन सी, क्या कह सकते हैं जी, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज या लेजर। प्राइमरी एंट्रीज में हमारे पास कौन कौन सी हैं जी, मेन कैश बुक एंड पैटी कैश बुक है। पैटी कैश हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर क्या क्या लिखते हैं और उसके लिए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होता है, पैटी कैश वाउचर है। और मेन कैश बुक के लिए हम कौन से ही यूज करते हैं, ये किस चीज के लिए होता है, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट के लिए होता है। जितनी भी कैश रिसीव और कैश पे करेंगे उसके लिए कैश रिसीट, सॉरी कैश, आपके पास मेन कैश बुक है वो उसमें लिखा जाएगा। और उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा हमारे पास, कैश मेमोज होंगे। उसके बाद हमारे पास आ गए हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, ये होगा कैश ट्रांजैक्शन के लिए। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अलावा इवेंट्स एंड कंडीशंस के लिए भी हमारे पास होंगे। इवेंट्स एंड कंडीशंस को भी हमने रिकॉर्ड करना होगा, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो हमारे पास परचेज जर्नल है, परचेज जर्नल, फिर उसके एंड आ गया सेल्स जर्नल। तो देख सकते हैं जी ये किस चीज के लिए होता है परचेज जर्नल, जब कभी भी आप क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं परचेजेस जर्नल। फॉर क्रेडिट परचेजेस नीचे लिखा भी हुआ है, और सेल्स क्या है, फॉर क्रेडिट सेल्स।
जब आप उधार पे सेल करते हैं गुड्स को, तो सेल्स करते हैं, तो क्रेडिट सेल्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, क्रेडिट जर्नल यूज कर रहे हो, सॉरी सेल जर्नल यूज करते हैं। उसमें आप तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। ये देख सकते हैं जी आप लोग, सामने आपके शो हो रहा होगा कि परचेज जर्नल के लिए भी क्या है, इनवाइस जो आपके पास है रिसीव्ड है, और सेल जर्नल के सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इनवाइस इशूड है। यानी कि सेलर हमेशा क्या करेगा, इशू करेगा इनवाइस को। आगे रिटर्न इनवर्ड जर्नल है और रिटर्न आउटवर्ड जर्नल है। रिटर्न इनवर्ड जर्नल किसको बोलते हैं, इनवर्ड जर्नल मीन सेल्स रिटर्न जर्नल। से आपने कभी ये वर्ड आया है रिटर्न इनवर्ड जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जर्नल, ये आपके पास ये वर्ड आ जाए तो ये इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये सभी एक ही चीज के नेम है। उसके बाद ये हमारे पास आए, यहाँ पे नीचे मेंशन भी है रिटर्न इनवर्ड जर्नल में फॉर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के लिए होता है। नीचे देख सकते हैं जी क्रेडिट नोट इशूड आ रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है जी, क्रेडिट नोट इशूड। हम देख पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेल्स रिटर्न जब होगी तो क्रेडिट नोट जो इशू करेगा, कौन करेगा, सेलर या सप्लायर इशू करेगा। और इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, जिसको परचेज रिटर्न जर्नल भी बोला जाता है, ये किसके लिए होती है, कस्टमर सॉरी सप्लायर को अब हम गुड्स वापस करते हैं, गुड्स रिटर्न करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। फॉर परचेज रिटर्न के लिए यूज हो रहा है, यानी परचेज रिटर्न मीन गुड्स रिटर्न, आप जो आप ये चीजें खरीदी थी वो वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये देख सकते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट रिसीव्ड है। क्या होगा, क्रेडिट नोट रिसीव्ड। पर क्रेडिट नोट रिसीव्ड आपसे पूछा जाए ये किसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये परचेजेस रिटर्न के लिए है, ये रिटर्न आउटवर्ड जर्नल के लिए है। और क्रेडिट नोट इशूड ये सेल रिटर्न जर्नल के लिए, यानी कि एक रिटर्न इनवर्ड जर्नल के लिए है। उसके बाद जनरल जर्नल आ गया जी आपके पास। जनरल जर्नल, जनरल जर्नल हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम तमाम अकसाम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसमें अदर ट्रांजैक्शन जो ये चीजें नहीं है वो तमाम की तमाम इसमें रिकॉर्ड की जा रही होती हैं। इसमें हम आपके पास आप ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इवेंट्स भी, कंडीशन भी, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है जी, डिपेंड अपॉन द नेचर, ये जो जिस किस्म की अब हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक इसका पता चल गया, जी सर। कोई कंफ्यूजन किसी बात की समझ ना आई हो जी, बताएं प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें जी आगे चलते हैं। उसके बाद ही हमारे पास बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज या लेजर होते हैं। सेकेंडरी एंट्रीज में हमारे पास ये जो लेजर है इसके नेम गिवन है हमारे पास, इसको मेन लेजर भी कहा जाता है, इसको नॉमिनल लेजर भी कहा जाता है, इसको जनरल लेजर भी कहा जाता है। यहाँ पे नीचे कुछ मेंशन है, हम इसको रीड करते हैं, क्या लिखा है, इट इज यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ हेड वाइज समराइज एंड टू एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या करते हैं, जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी अकाउंटिंग हेड्स हमारे पास यूज होते हैं जर्नल के अंदर, उनका हमने सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उनका बैलेंसेस हासिल करने हैं। क्या करने हैं, उनके एक्चुअल बैलेंसेस हमने रिकॉर्ड लेने हैं। उनके एक्चुअल बैलेंस लेने के बाद हमने क्या करना होगा, ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस से हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये तो आपके पास हमारे पास आ गया मेन लेजर या नॉमिनल लेजर या जर्नल लेजर। उसके बाद कुछ हमारे पास सब्सिडरी लेजर होते हैं। सब्सिडरी लेजर क्यों बनाए जाते हैं, ये जो लिखा हुआ टू कीप मेमोरेंडम, यह चीजें आपसे एमसीक्यूज की शक्ल में पूछी जा सकती हैं कि मेन लेजर किस लिए बनाया जाता है, जनरल लेजर या फिर उसके बाद नॉमिनल लेजर। ये भी पूछा जा सकता है मेन लेजर के और नेम कौन से हैं, सब्सिडी लेजर कौन कौन से हैं आपके पास, अदर लेजर हैं, मटेरियल लेजर है, वॉट लेजर फॉर क्रेडिटर्स है, सेल्स लेजर फॉर डेटर्स है। डेटर्स के लिए लेदर लेजर बन रहा होता है हमारे पास, क्रेडिटर्स के लिए लेदर है, और उसके अलावा हर क्रेडिटर के लिए भी एक लेजर बनाते हैं हम, लेदर लेजर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ABCD 4 हमारे सप्लायर हैं, तो ये क्या होगा, हर सप्लायर का एक लेदर लेजर भी मेंटेन किया जा रहा होगा। तो ये बेसिकली वो क्या होगा, सब्सिडी लेजर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको मेमोरेंडम के लिए होगा, याद दिलाने के लिए होगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है जी हमारे पास, सेपरेट जर्नल्स आर मेंटेन फॉर कैश एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शन।
ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम लहदा जो है बुक्स हम मेंटेन करते हैं, जर्नल लहदा होता है, जिसको कैश जर्नल या कैश रजिस्टर भी बोला जाता है, इसको मेन कैश बुक भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए कौन कौन सा यूज होता है जी, हमारे पास हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम यूज करते हैं ले जो के क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ जर्नल है, जिस तरह के परचेज जर्नल है, सेल्स जर्नल है, उसके बाद सेल्स रिटर्न जर्नल है, यानी कि रिटर्न इनवर्ड जर्नल, और उसके बाद परचेज रिटर्न जर्नल जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड जर्नल भी बोलते हैं, जनरल जर्नल। ये सब क्या है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए है। हाँ जी, balances of subsidiary ledgers are not shown in financial statements. These are kept as memorandum. जब के पास लेजर होते हैं ना जी, सब्सिडी लेजर, उनके बैलेंसेस को हम कहाँ नहीं ट्रांसफर करते, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बस इतना याद रखना है आपने, ये एमसीक्यूज की शक्ल में पूछा जा सकता है। सब्सिडी लेजर के बैलेंसेस को फिनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं किया जाता, ट्रांसफर नहीं किया जाता, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, कैश अकाउंटिंग वर्सेस अक्रूवल अकाउंटिंग। जी, कैश बेस्ड अकाउंटिंग कौन सी होती है? ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर पेड। कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? सर आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है, फॉर एग्जांपल आपने सेल कर दी 1 लाख रुपए की, लेकिन क्या हुआ, कैश आपने रिसीव नहीं किया, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है जी? ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग है। जबकि इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग ईयर 2009 ये हमारे पास ऑफिस रेंटल पेड फॉर 15 मंथ्स एट द रेट ऑफ 10,000 per month, 150,000 shall be recognized as a rent expense for the year 2009। तो ये हमने क्या कर लिया जी, 15 मंथ का क्या है कि 1 साल 3 महीनों का हमने रेंट पे कर दिया है 10,000 रुपए के हिसाब से, 1,50,000 रुपए, और उसको हमने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर दिया है। ये कौन बोलता है जी हमारे पास? ये बोलता है, ये हमें ये कहता है, ये डायरेक्शन कौन देता है? कैश बेस्ड अकाउंटिंग। और इस तरह क्लीनिंग एजेंट को हमने 1,80,000 रुपए दे दिया है, किस चीज का है जी? फॉर 18 मंथ, 18 महीनों के लिए, यानी कि 1.5 साल के लिए आपने क्या कर दिया है, उसको पेमेंट कर दी है। और उसके लिए हमने क्या कर दिया है कि ये उसके लिए क्या होगी, ये वो उसको जो क्लीनिंग एजेंट है वो इसको अपनी इनकम के तौर पे यूज करेगा, क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा इनकम। ये कैसे हो, ये कब है जी? ये कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन में है। ये देख लें कि हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे, हमने अक्रूवल अकाउंटिंग पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। जो ये जितनी भी अकाउंटिंग हमने पढ़नी है, ये अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग को हमने नहीं पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ हमने कैश बुक को मेंटेन करने के वक्त हमने कैश अकाउंटिंग को यूज करना है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग को, अदरवाइज हमने कभी भी इसको यूज नहीं करना। बेसिकली कैश बेस्ड जो आपके पास कैश बुक है वो भी अक्रूवल अकाउंटिंग के ऊपर ही होगी बेस्ड, लेकिन सम हाउ किसी वक्त वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग का कंसेप्ट उसमें चल रहा होगा। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग ये है कि अकाउंटिंग हमें डायरेक्शन देती है, हमें बताती है कि जब ट्रांजैक्शन हो गई, आपने फौरन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको रिकॉर्ड कर देना है। ये बात इररेलीवेंट है इससे कि पैसा आपने पे किया है या नहीं किया, कैश आपने रिसीव किया है या नहीं किया, ठीक है। ये चीज हमने नहीं देखनी। आपने सर्विसेज दी हैं, 10,000 रुपए कमाए, आपने 1 महीना काम किया, सर्विसेज दी, तो जॉब की, तो लेकिन क्या होगा, तो उसके बाद आपने फौरन से उसको रिकग्नाइज क्या करना है, इनकम के तौर पर रिकग्नाइज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, रिकग्नाइज आपने कर देना है बिजनेस जो आपका, उसके लिए। कैश कैश आपको मिल गया है तब आप या नहीं मिला, कैश मिल गया तो रिकॉर्ड कर दे, नहीं मिला तो उसको हम क्या कर देंगे, अपनी वो कह सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल में डाल देंगे। इसी तरह से पेमेंट्स के लिए भी है कि पेमेंट आपने कर दी है तो ठीक, नहीं तो उसकी लाइबिलिटी में डाल देंगे। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस दैट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स बिलोंग टू द रिपोर्टिंग पीरियड रिगार्डलेस द कंडीशन दैट सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश हैज हैपेंड और नॉट। ये इन्होंने इंग्लिश में ये जो स्टेटमेंट जितनी भी लिखी हुई है, यही बात लिखी हुई है। सेटलमेंट टर्म्स मीन के जो आपने जो ट्रांजैक्शन की हुई है
उसके मुताबिक, वो टर्म्स के मुताबिक आपने कैश रिसीव किया है ये नहीं किया, लेकिन क्या है ना, आपने उसको रिकॉर्ड फौरन से करना है। क्या होगा जी, रिपोर्टिंग पीरियड, जिस रिपोर्टिंग पीरियड से आपने जो है जी उसी में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जून के महीने में, या आज के मई का महीना चल रहा है, तो मई के फर्स्ट को आपने क्या किया है, सेल किया है 1 लाख रुपए की उधार के ऊपर, और आप उसकी सेटलमेंट टर्म्स है कि वो आपको जून 15 को उसकी अमाउंट आपको रिटर्न होगी, आपको मिलेगी। तो आपने क्या करना है कि ये जून में पैसे नहीं लिखना कि जून में ट्रांजैक्शन हुई जून 15 को, बल्कि आपने लिखना है कि ये मई 1 को ट्रांजैक्शन हुई है। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग पीरियड, उसी रिपोर्टिंग पीरियड में आपने लिखना है। तो एग्जांपल हमें वही दी गई है जी, ऑफिस का रेंट है, हमने 1,50,000 रुपये पे कर दिया है, ठीक है, और पर मंथ के हिसाब से। तो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया 2009 के हवाले से, ये ठीक है जी। ये इन्होंने एग्जांपल से सही नहीं दी हुई इधर यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पे चलते हैं, ये देखेंगे हमारे पास इन्होंने कैश बेस्ड अकाउंटिंग वाली कुछ एग्जांपल दे दी, ये इधर ही चलते हैं। कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द लास्ट क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर वाज नॉट पेड अंटिल एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड 31 दिसंबर 2009। आपने क्या किया है, अक्टूबर और से लेकर दिसंबर का महीने का बिल नहीं पे किया आपने, और 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर को आपने क्लोजिंग करनी है। जब क्लोजिंग करनी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने ये जो पे नहीं किया है, इसको एज ए लाइबिलिटी के तौर पे आपने लाजमी तौर पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अंडर कैश बेस्ड काउंटिंग द अनपेड यूटिलिटी बिल विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग ईयर 2009। इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ऑफ 2000Y0, यानी कि 20Y0 हमने के लिए क्या करना है, अपॉन पेमेंट। जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बेस्ड अकाउंटिंग के मुताबिक, जबकि हमें अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या कह रही है, कहती अनबेस्ड जो अनपेड यूटिलिटी एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस in the accounting year 2009 along with the liability that will be paid in 20Y0 year में। जी स्टूडेंट्स, इसकी कुछ समझ आई जी अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की और कैश बेस्ड अकाउंटिंग की। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है आप, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस फॉर द ईयर 2009 ऑन 1 नवंबर 2008। कैश बेस्ड अकाउंटिंग में क्या जी, द पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड एज द एक्सपेंस as soon as cash is paid to insurance company for on 1 नवंबर 2008। जैसे ही हमने कैश पे किया है तो कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती है, एक्सपेंस आपका हो गया है। जबकि अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती है, द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 2008 एज प्री पेमेंट या पेड इन एडवांस। हम क्या करेंगे कि हमने 2009 के लिए पहले से इंश्योरेंस की अमाउंट पे कर दी है। ये पेड इन एडवांस जो होता है आपके पास, ये प्री पेमेंट्स जो होती हैं एक्सपेंसेस की, इनको प्री पेड एसेट बोला जाता है, विच शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट एंड देन इन द ईयर 2009 इट विल बी रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस टू विच इट बिलोंग्स टू। जब जिस साल के लिए हमने पेमेंट किया है वो साल आएगा, वो महीना आएगा, तो तब हम उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज वो हमारे लिए क्या है, प्रीपेड एसेट है। जी स्टूडेंट्स, बताएं जी प्लीज, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ है इसका या नहीं हुआ। जी सर। नेक्स्ट आपके पास कैश बेस्ड अकाउंटिंग आ गया जी। ये इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पे दिया गया है कि विच रिपोर्ट्स इनकम्स व्हेन रिसीव्ड एंड एक्सपेंस व्हेन पेड। कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, जब आप पेमेंट करेंगे तो आप उसको, और कैश इनकम रिसीव करेंगे तभी आप उसने उसको रिकॉर्ड करना है। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग क्या कह रही है जी, विच रिपोर्ट इनकम व्हेन अर्नड, एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। अर्नड का मतलब जब आपने कमा लिया है, आपकी कोई आमदनी बन गई है, इनकम बन गई है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देना है। और जब आपके पास दूसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं, और एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस जब इनकर्ड हो गया, जब एक्सपेंस वजूद में आ गया है तो भी उसने उसको रिकॉर्ड कर देना है आपने। सिंगल एंट्री डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आ गया जी हमारे पास, इसको हम फिर किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो अभी लेक्चर हमारा एंड होने वाला है। तो अभी किसी को कंफ्यूजन है, किसी बात की कुछ समझ नहीं आई, कोई बैक एंड से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं आप।
सर जी वो जो कल टेबल आपने शेयर किया था वो काइंडली दोबारा हमें रिपीट करवा दीजिएगा, जो ग्रुप में आया था उसकी मुझे समझ नहीं लगी, मैं बना रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जो कैश इंक्रीज और डिक्रीज वाला। जी सर। अच्छा चलें ठीक होगी। कुछ सिंपल सा है ना प्यारे भाई, वो तो जैसा कि आप